जो हमारे साथ हुआ ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। महाराष्ट्र के गांव में एक चीज का नाम सुनने को मिलता है, देवचार। मराठी शब्द है। गांव वाले इसे कहते हैं जंगल का मालिक। ना कोई देवता ना कोई राक्षस। कहते हैं ये जंगल का रखवाला है, लेकिन ये कोई भला नहीं है। ये इंसान को भटकाता है, तुम्हारी ही आवाज में बात करता है, तुम्हारे नाम पुकारता है, और जो इसके पीछे चला जाता है वापस नहीं आता। मारता नहीं, बस गायब कर देता है, जैसे था ही नहीं। मैं यह सब बाद में जान पाया। उस रात हम सिर्फ 4 दोस्त थे, एक पुराने फार्म हाउस में, लोनावला के जंगलों के बीच। और हमें नहीं पता था कि हम किसके इलाके में घुस आए हैं। यह कहानी है लगभग 4 साल पुरानी। 2020 की बात है। ठीक उस वक्त जब लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ था और सब लोग पागलों की तरह घरों से बाहर निकल रहे थे। मैं हूँ रोहन, मुंबई में रहता हूँ, वीडियो एडिटर हूँ। और मेरे 3 दोस्त हैं, समीर, आयुष और निखिल। हम चारों कॉलेज के दोस्त हैं और हमारी एक आदत है हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाना। इस बार प्लान था लोनावला के पास एक ऑफबीट जगह। समीर ने कहा था कि उसके किसी रिश्तेदार का एक पुराना फार्म हाउस है, लोनावला से करीब 15 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच में। सुनने में बड़ा मस्त लगा। बस हम चारों ने गाड़ी ली और निकल पड़े। 3 दिन 2 रात का प्लान था। सामान में कैमरे भी ले लिया था। सोचा था कुछ लॉगिंग करेंगे, रील बनाएंगे। आयुष तो अपना नया ड्रोन भी लेकर आया था। सब मस्त था, माहौल बिल्कुल ठीक था। पहला दिन बिना किसी झंझट के निकल गया। हमने फार्म हाउस में पहुंचते ही आसपास एक्सप्लोर किया। सुबह 10 बजे पहुंचे थे, शाम तक घूमे, तस्वीरें ली। शाम को म्यूजिक बजाया, शराब पी। सब हंसी मजाक में टाइम पास हुआ। रात को लगभग 1 बजे सब सो गए। दूसरा दिन भी शुरू में बढ़िया गया। हमने सुबह जल्दी उठकर ट्रैकिंग की। आयुष ने ड्रोन उड़ाया, कुछ एरियल शॉट लिए और शाम को वापस आ गए। सब थके हुए थे लेकिन मूड अच्छा था। फिर वो शाम आई, जिस शाम के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। शाम करीब 7 बजे थे। हम फार्म हाउस के बाहर बैठे चाय पी रहे थे। सूरज डूब चुका था, लेकिन अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। बस वो गोधूली बेला, जब दिन और रात के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। चारों तरफ जंगल का सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी कोई चिड़िया की आवाज या पत्तों की सरसराहट। तभी समीर ने अचानक कहा, अरे यार, मेरा वाटर बॉटल कहाँ गया? वो नीली वाली, अभी तो यही रखी थी। हम सब ने इधर उधर देखा, नहीं मिली। समीर उठा, अंदर गया, वहां भी नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढा, फिर हार कर बैठ गया। कोई बात नहीं, दूसरी ले लूंगा, उसने कहा। मैंने सोचा किसी ने रख दी होगी कहीं। छोटी मोटी बातें होती रहती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अजीब सी चीजें होने लगी। पहली अजीब चीज हुई करीब 8 बजे। हम सब अंदर आ गए थे, लिविंग रूम में बैठे थे। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अचानक आयुष ने कहा, सुनो यार, कोई बाहर है क्या? हम सब चुप हो गए। मैंने ध्यान से सुना, कुछ नहीं सुनाई दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। यार, मुझे आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से
आयुष बुला रहा हो। समीर हंसा। तेरे को सिर्फ शराब की आवाज सुनाई देती है। चल डाल एक और पैग। आयुष ने भी हंस दिया। हाँ यार, शायद मैंने गलत सुना। मैंने भी उसे टोका नहीं, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि मुझे भी कुछ सुनाई दिया था। हालांकि मैं साफ नहीं कह सकता था कि वो आवाज थी या कोई हवा का झोंका, पर एक बात पक्की थी, कुछ तो था। हमने फिर से म्यूजिक लगाया, बातें करने लगे। लगभग 10 बजे निखिल ने कहा, यार टॉयलेट जाना है, बाहर लाइट तो ठीक है ना? फार्म हाउस में एक अंदर टॉयलेट था और बाहर पीछे की तरफ भी एक था। अंदर वाला समीर के रूम में था और वो सो गया था, तो निखिल को बाहर जाना पड़ा। हाँ सब ठीक है, टॉर्च ले जा, मैंने कहा। निखिल गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर वो वापस नहीं आया। आयुष ने कहा, यार ये कहाँ गया है इतनी देर से? हमने बाहर आवाज लगाई, निखिल। कोई जवाब नहीं। हम थोड़े टेंशन में आ गए। मैं और आयुष उठे, टॉर्च लेकर बाहर निकले, पीछे वाले टॉयलेट के पास गए। लाइट ऑन थी, दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। निखिल अंदर है क्या? आवाज आई। हाँ यार आ रहा हूँ, रुको। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। निखिल बाहर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ इतनी देर? आयुष ने पूछा। निखिल ने धीरे से कहा, अंदर आओ, मुझे कुछ दिखाना है। हम अंदर गए। टॉयलेट छोटा सा था, एक टॉयलेट, एक वॉश बेसिन। निखिल ने वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे की तरफ इशारा किया। देखो, उसने कहा। शीशे पर किसी ने लिखा था, उंगली से, जैसे पसीने या पानी से लिखा था, जाओ यहाँ से। हम तीनों एकदम सुन रह गए। मैंने शीशे को छू कर देखा, पानी था, ताजा। मतलब अभी किसी ने लिखा था। ये किसने किया? मैंने पूछा। निखिल ने कहा, यार मैं अंदर आया, लाइट ऑन की, ये पहले से ही था। मैं घबरा गया, बाहर निकलने का मन किया, लेकिन डर लग रहा था कि बाहर कौन होगा, तो मैं अंदर ही बैठा रहा। पहले से? आयुष ने कहा, मतलब किसी ने अभी लिखा है। हम तो अंदर थे, कोई बाहर से आया होगा। हम तीनों बाहर आए। चारों तरफ अंधेरा था, जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ। हमने हर तरफ टॉर्च मारी, कुछ नहीं दिखा, कोई नहीं था। हम अंदर आए, समीर को जगाया, सबको बताया। समीर ने कहा, यार कोई प्रैंक कर रहा है, आसपास कोई और होगा, लेकिन यहाँ कोई और है ही नहीं। निखिल ने कहा, फार्म हाउस तो तुम्हारे रिश्तेदार का है। हाँ, लेकिन कभी कभी लोकल लोग आ जाते हैं, पता नहीं। समीर ने कंधे उचकाए। हमने फैसला किया कि रात को कोई बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर रहेंगे। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन फिर वो आवाजें शुरू हुई। रात के करीब 12 बजे थे। हम सब बैठे थे, टीवी पर कुछ चल रहा था, पर किसी का ध्यान नहीं था। अचानक बाहर से आवाज आई। मैं चौंक कर बैठा। साफ आवाज थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा था। सुना? मैंने पूछा। सबने सिर हिलाया। कौन है? समीर ने जोर से पुकारा। जवाब में सन्नाटा। फिर कुछ सेकंड बाद, समीर, समीर। अब आवाज थोड़ी करीब लग रही थी, और आवाज
किसी परिचित की लग रही थी, जैसे कोई हमारे ही किसी दोस्त की आवाज की नकल कर रहा हो, लेकिन ठीक से नहीं, थोड़ी धीमी, जैसे गले में कुछ फंसा हो। आयुष का चेहरा सफेद पड़ गया। यार, ये वही है जो शाम को मुझे बुला रहा था। अब हम सब डरने लगे थे। ये कोई प्रैंक नहीं लग रहा था। कोई इतनी देर तक प्रैंक नहीं करता। और ये आवाज, वो आवाज हमारे बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा, गहरा अंधेरा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और कुछ मीठा सा पर बासी। तुम लोगों ने कभी देवचार के बारे में सुना है? निखिल ने अचानक पूछा। हम सब ने उसकी तरफ देखा। देवचार? वो क्या होता है? आयुष ने पूछा। निखिल ने धीरे से कहना शुरू किया। उसकी आवाज में डर था, पर वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुना है, मेरे नाना जी कहते थे, महाराष्ट्र के गांव में इसके बारे में बहुत सुनने को मिलता है। देवचार, ये जंगल का मालिक होता है, कोई भूत नहीं, कोई पिशाच नहीं, कुछ और। गांव वाले इसे जंगल का रखवाला कहते हैं, लेकिन ये कोई देवता नहीं है, ये कुछ और है। समीर ने पूछा। मतलब ये कि ये इंसान को भटकाता है, आवाजें देता है, तुम्हारे अपनों की आवाजों में बातें करता है, तुम्हें जंगल के अंदर ले जाता है, और जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहते हैं ये किसी को मारता नहीं, बस गायब कर देता है, जैसे था ही नहीं। हम सब चुप हो गए। बाहर हवा तेज हो गई थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी, और बीच बीच में अब ये थोड़ी तेज, रोहन, रोहन, बाहर आ जा। मेरी रूह कांप गई। वो आवाज मेरी थी, बिल्कुल मेरी आवाज थी, जैसे मैं ही बाहर खड़ा अपने आप को बुला रहा था। मैं चीखा, भाई, ये मेरी आवाज है। निखिल ने मेरा मुंह दबाया। चुप रहो, ना मत लो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। नाना जी कहते थे, अगर देवचार नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, जैसे सुना ही नहीं। हम चुप हो गए। पूरी रात हम जागते रहे, एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। आवाजें आती रही, कभी दूर से, कभी पास से, कभी हंसी की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी हमारे नाम, कभी कुछ और। सुबह लगभग 5 बजे आवाजें बंद हुई। सूरज की पहली किरण आते ही सन्नाटा छा गया। हम चारों थके हुए, डरे हुए, लेकिन सुरक्षित थे। हमने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। प्लान था, सामान पैक करे, नाश्ता करे और 10 बजे तक निकल जाए। लेकिन सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जंगल शांत था, चिड़िया चहचहा रही थी, हवा ठंडी थी। हमें लगा कि शायद रात को कोई भ्रम हुआ होगा, शायद कोई जानवर था, या हमने कोई कल्पना कर ली थी। समीर ने कहा, यार देखो, मैं समझाता हूँ, तुम लोग ना थोड़ा डर गए थे, मैं भी डर गया था, लेकिन देखो दिन में सब कुछ ठीक है। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे। हम नाश्ता करने लगे। आयुष ने कहा कि वो अपना ड्रोन ले आएगा, पिछले दिन की फुटेज देखनी है। वो अपने कमरे में गया। 10 मिनट बाद वापस आया, चेहरा उतरा हुआ था। यार ड्रोन नहीं है।
उसने कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब मैंने शाम को कल जैकेट में रखा था। जैकेट तो है लेकिन ड्रोन नहीं। पूरा कमरा छान मारा पर मिला ही नहीं। हम सब उसके कमरे में गए। सच में ड्रोन गायब था। उसकी जैकेट अलमारी में टंगी थी लेकिन ड्रोन कहीं नहीं था। हमने पूरा फार्म हाउस ढूंढा, हर कमरा, हर अलमारी, हर कोना, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यार, ये बहुत अजीब है, निखिल ने कहा। कल रात तक था। मैंने शाम को जैकेट में देखा था। तो किसी ने चुरा लिया होगा, समीर ने कहा। कौन चुराएगा? यह कोई है ही नहीं, आयुष ने गुस्से से कहा। उसका ड्रोन महंगा था, लगभग 50,000 का। मैंने कहा, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, ड्रोन की बाद में फिक्र करेंगे। हमने सामान पैक किया, गाड़ी में रखा, सब तैयार थे। समीर ने कहा कि वो एक बार फार्म हाउस के आसपास चेक कर लेता है, कहीं ड्रोन बाहर तो नहीं गिरा। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। 15 मिनट बीते, समीर वापस नहीं आया। 20 मिनट, 30 मिनट। यार, कहाँ चला गया है? आयुष ने कहा। चलो ढूंढते हैं। हम तीनों फार्म हाउस के पीछे गए। वह एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल में जाता था। हमने समीर को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। समीर, मैंने जोर से पुकारा। जंगल से आवाज आई। हाँ, यहाँ हूँ। लेकिन आवाज समीर की नहीं थी। वही आवाज थी रात वाली, जो हमारी नकल कर रही थी। निखिल का चेहरा सफेद हो गया। यहाँ से निकलो अभी। लेकिन समीर, मैंने कहा। समीर को बाद में ढूंढेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, निखिल ने कहा। उसकी आवाज में वो डर था जो मैंने कभी नहीं देखा था। हम तीनों गाड़ी में आए, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन तभी हमने देखा समीर जंगल से निकल रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। समीर, आयुष चिल्लाया। समीर ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। वो मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। वो मुस्कुराहट किसी और की थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। हमने दरवाजा खोला। वो अंदर बैठ गया, बोला नहीं, बस आगे देखता रहा। समीर, ठीक है तू? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, गाड़ी चला, यहाँ से निकल। आवाज उसकी थी, लेकिन बोलने का ढंग वो उसका नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। हम निकल पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो फार्म हाउस धुंध में गायब हो रहा था, और उसके ऊपर क्या था मैंने साफ नहीं देखा, पर मुझे लगा जैसे कोई छत पर खड़ा हमें देख रहा हो। कोई लंबा, पतला, काला, कोई तो था। हम लोनावला की तरफ जा रहे थे। सड़कें खाली थी, आसपास सिर्फ जंगल था। समीर गाड़ी में चुप था। हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक शब्द का जवाब देता था, हाँ, ना, ठीक हो, बस इतना ही। आयुष ने पीछे से कहा, यार समीर, तू कहाँ चला गया था इतनी देर? समीर ने बिना मुंह घुमाए कहा, जंगल में। वहाँ क्या था? मैंने पूछा। कुछ नहीं। तो इतनी देर से क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस घूम रहा था। जवाब इतने छोटे थे, इतने यांत्रिक, कि हमें अजीब लग रहा था। निखिल ने धीरे से मुझसे कहा, यार ये ठीक नहीं है, उसे कुछ हो गया है। मैंने साइड मिरर में देखा। समीर की आंखें खुली थी।
लेकिन वो कहीं और देख रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई और बैठा हो। तभी उसने अचानक कहा, रोहन, रोहन, गाड़ी रोक। क्यों? रोक, मुझे कुछ चाहिए। मैंने गाड़ी रोक दी। सड़क के किनारे जंगल था। समीर ने दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। समीर, कहाँ जा रहा है? आयुष चिल्लाया। समीर मुड़ा। उसने हमारी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। वही मुस्कुराहट जो उसकी नहीं थी। बस एक बार फिर आता हो। नहीं, यहाँ, अब यहाँ से निकलते हैं, निखिल ने कहा। समीर ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर, जैसे वो हमें कुछ बताना चाह रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। और फिर उसकी आंखें बदल गई। वो डर, वो गायब हो गया। फिर से वही खालीपन। आओ चलते हैं, उसने कहा और वापस गाड़ी में आ गया। हमने गाड़ी चलाई। अब हम तीनों डरे हुए थे। समीर के साथ कुछ गड़बड़ थी, हमें पता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लोनावला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हमने एक होटल में रुकने का फैसला किया। समीर अभी भी चुप था। हमने रूम लिया, अंदर गए। समीर सीधा बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। हम तीनों बाथरूम में गए, दरवाजा बंद किया, पानी चला दिया ताकि आवाज ना आए। यार, क्या हो गया है उसे? आयुष ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह सामान्य नहीं है, मैंने कहा। निखिल ने कहा, मैंने तुम लोगों को बताया था देवचार के बारे में। ये वही है, उसने समीर को कुछ कर दिया है। तो अब क्या करें? आयुष ने पूछा। पहले पहले आज रात यही रुकते हैं, सुबह उसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, मैंने कहा। हम बाहर गए। समीर सो रहा था। हमने लाइट बंद कर दी। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लगभग 2 बजे मैं उठा। तभी मैंने देखा समीर का बिस्तर खाली था। वो उठकर खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की खुली थी, वो बाहर देख रहा था। समीर, मैंने धीरे से कहा। वो मुड़ा। उसकी आंखों में वो डर फिर से था और उसके होठों पर खून था, हल्का सा सूखा हुआ। रोहन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे मुझे जाना है। कहा, किसे जाना है? उसने कहा, अगर नहीं गया तो तुम सबको। उसकी आवाज टूट गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। किसने कहा समीर, किसने कहा? उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। मैं झांका, अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। वहां कुछ नहीं है, मैंने कहा। वो है, वो हमेशा है, तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो है। और वो मुझसे कह रहा है कि तुम सबको। वो बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें फिर से बदल गई। डर गायब, अब खालीपन आ गया। वो मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट। सब ठीक है, उसने कहा। सो जाओ। वो वापस बिस्तर पर आ गया, लेट गया, आंखें बंद कर ली। मैं पूरी रात नहीं सो पाया, उसे देखता रहा। सुबह होते ही हमने फैसला किया, अब मुंबई वापस चलते हैं। समीर को घर पहुंचाते हैं, उसके माता पिता को बताते हैं। हमने सामान पैक किया। समीर चुपचाप बैठा रहा। मुंबई पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हम सीधे समीर के घर गए। उसके माता पिता ने दरवाजा खोला। समीर अंदर गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। समीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खड़ा रहा। बेटा, ठीक है ना तू? उसकी माँ ने पूछा। समीर ने कहा,
हाँ, ठीक हो। लेकिन वो ठीक नहीं था। हम तीनों जानते थे। हमने उसके पिता को अलग से बताया। उन्होंने सुना। चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मैं समझ गया। कल डॉक्टर को दिखाते हैं, उन्होंने कहा। हम वहां से चले आए। रास्ते में तीनों चुप थे। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। अगले दिन निखिल ने फोन किया। समीर ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तनाव और डर की वजह से दवाई दी है। अब वो नॉर्मल है। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा, ठीक है। लेकिन लेकिन रोहन, निखिल की आवाज में कुछ था। एक एक बात बताओ। हाँ, बताना। मैंने कल सोचा, वो ड्रोन जो गायब हो गया था, मैंने आयुष से कहा कि वो उसकी फुटेज चेक करे। शायद ड्रोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। और आयुष ने कल फुटेज चेक की। उसने मुझे भेजी है, मैंने देखी। क्या है उसमें? निखिल चुप हो गया, फिर बोला, मैं तुझे भेजता हूँ, खुद देख लेना, लेकिन अकेले मत देखना। उसने वीडियो भेजी। मैंने शाम को देखी। कमरे की लाइटें ऑन करके, टीवी चालू करके, पास में कोई रखकर। वीडियो में वो दिन था, शाम का टाइम। ड्रोन उड़ रहा था, ऊपर से जंगल की फुटेज थी। सब नॉर्मल था। फिर अचानक ड्रोन नीचे उतरा। कैमरा जंगल के अंदर दिखा रहा था। पेड़, झाड़ियां, अंधेरा बढ़ता हुआ। फिर कैमरा एक जगह पर स्थिर हुआ। एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। कोई लंबा, पतला, बिल्कुल स्थिर। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि शाखाएं आड़े आ रही थी। लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी, उसकी परछाई। परछाई उल्टी थी। सूरज डूब रहा था। रोशनी पीछे से आ रही थी, पर उसकी परछाई आगे की तरफ थी। और सिर पर कुछ था, जैसे सिंह या शाखाएं, पता नहीं। ड्रोन ने जूम किया, तभी वो हिला। उसने सीधे कैमरे में देखा। उसकी आंखें, उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। और वो मुस्कुराया। वही मुस्कुराहट, वही जो समीर के चेहरे पर थी। ड्रोन की फुटेज वही खत्म हो गई। अगले कुछ सेकंड में ड्रोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने वीडियो बंद कर दी। हाथ कांप रहे थे। मैंने निखिल को फोन लगाया। देखी? हाँ हाँ, देखी। अब समझ गया। वो ड्रोन गायब नहीं हुआ था, किसी ने चुराया था। वो उसने लिया था और समीर उसके पास गया था, शायद ड्रोन लेने। और तब से। लेकिन वो तो ठीक है, मैंने कहा। ठीक है? तुझे सच में लगता है? निखिल की आवाज में कड़वाहट थी। रोहन, वो डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं हुआ है। वो भी वैसा ही है, बस अब दिखावा कर रहा है। तूने उसके आंखों में देखा? उसके आंखों में अब भी वही खालीपन है। मैं चुप हो गया क्योंकि निखिल सही था। मैंने समीर से बात की थी उस दिन। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कहीं और थी। एक हफ्ता बीत गया, सब कुछ सामान्य हो गया था। समीर ऑफिस जाने लगा था। हमसे मिलता था, हंसता था, मजाक करता था। लेकिन कभी कभी वो अचानक चुप हो जाता था। बीच बात में रुक जाता था, बाहर देखने लगता था, जैसे कुछ सुन रहा हो। हम उसे टोकते तो वो कहता, कुछ नहीं, बस लगा कोई बुला रहा है। हम हंसकर टाल देते। फिर एक रात मेरे पास फोन आया। रात के 3 बजे थे। नंबर समीर का था। मैंने उठाया। हेलो रोहन, आजा। आवाज समीर की थी, लेकिन वही अजीब ढंग, वही भारीपन, वही खिंचाव। समीर, कहाँ है तू?
जंगल में, वही जहाँ हम गए थे। आ जाओ, मैं अकेला हूँ। मेरा दिल धक से रुक गया। तू तू पागल हो गया है? वहाँ क्या कर रहा है? अभी वापस आ। नहीं, अब नहीं आ सकता। उसने कहा है अगर तुम आओगे तो मुझे जाने देगा। कौन? किसने कहा? देवचार, जंगल का मालिक। उसने कहा। फोन कट गया। मैंने वापस डायल किया पर स्विच ऑफ दिखा रहा था। मैंने निखिल और आयुष को फोन लगाया। दोनों ने उठाया। मैंने बताया। आयुष ने कहा, यार प्रैंक कर रहा होगा। इतनी रात को प्रैंक? समीर प्रैंक नहीं करता। उसकी आवाज वो सामान्य नहीं थी। निखिल ने कहा, सुन, मैं उसके घर फोन लगाता हूँ, पता करता हूँ वो है कि नहीं। 5 मिनट बाद निखिल ने फोन किया। आवाज कांप रही थी। रोहन, समीर घर पर नहीं है। उसकी माँ ने कहा वो रात को 10 बजे सोने चला गया था, अब कमरे में नहीं है। हम तीनों फौरन निकले। गाड़ी में बैठकर लोनावला की तरफ दौड़े। रात के 3:40 थे। सड़कें सूनी थी। जंगल घना होता जा रहा था। आयुष ने कहा, यार हम क्या कर रहे हैं? पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस क्या करेगी? कहेगी रात को शराब पीकर घूम रहे थे। निखिल ने कहा, हमें खुद जाना होगा। हम फार्म हाउस के पास पहुंचे। 5 बज रहे थे। अभी अंधेरा था। गाड़ी रोकी। हम टॉर्च लेकर निकले। फार्म हाउस का दरवाजा खुला था। अंदर गए। सब वैसा ही था जैसे हमने छोड़ा था, लेकिन समीर नहीं था। हमने बहुत आवाज दी पर वो नहीं मिला। जंगल से आवाज आई। वही आवाज, वही ढंग। हम जंगल की तरफ बढ़े। रास्ता संकरा होता जा रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे। हवा ठंडी थी लेकिन पसीना आ रहा था। फिर हम एक जगह पहुंचे, वही जहाँ ड्रोन की फुटेज में था। वही पेड़, उसके नीचे समीर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद। समीर। मैं उसके तरफ बढ़ा, तभी उसकी आंखें खुली। वो मुस्कुराया और फिर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके आंखों में मैं नहीं था, कोई और था। रोहन, तुम आ गए, उसने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वही आवाज जो जंगल से आती थी। वो मेरे सामने खड़े समीर के मुंह से निकल रही थी। समीर, समीर को छोड़ दे, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया और फिर उसके पीछे, पेड़ के पीछे से कोई निकला। कोई लंबा, पतला, काला। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उसके सिर पर सींग थे, या शाखाएं, या कुछ और। वो समीर के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखा। समीर का शरीर हिल गया, जैसे उसमें से कुछ निकल रहा हो। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, निखिल ने चिल्लाया। उसने हमारी तरफ देखा और फिर बोला। उसकी आवाज जंगल में गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी, इतनी भारी कि पेड़ हिल गए, चिड़िया उड़ गई। ये जंगल मेरा है और जो यहाँ आता है वो मेरा हो जाता है। मैंने समीर का हाथ पकड़ा, उसे खींचा। वो हिला नहीं, जैसे जमीन से चिपक गया हो। समीर चल, मैं चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं जा सकता। उसने मुझे बांध लिया है। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उसके पैरों के नीचे जड़ें थी। पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपटी हुई थी, जैसे वो जमीन का हिस्सा बन गया हो। आयुष और निखिल भी आ गए। हम तीनों ने मिलकर समीर को खींचा। जड़ें टूटने लगी। वो चीखा,
वो हमारी तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थी, पतली, काली। उसने मेरी तरफ देखा, हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हटा, पर वो मुझे छूना चाहता था। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे से कुछ इंच तक दूर थी। मुझे वही गंध आई, गीली मिट्टी, सड़े पत्ते और वो मीठी बासी गंध। तुम भी रुको, उसने कहा। तभी निखिल ने समीर को आखिरी बार खींचा। जड़ें टूट गई। हम उसे उठाकर भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागे। गाड़ी तक पहुंचे, समीर को अंदर फेंका, इंजन स्टार्ट किया और निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह पेड़ के नीचे खड़ा था, हमें देख रहा था। उसके आंखों में वही अंधेरा था और वह मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कुराहट। हम मुंबई आ गए, समीर को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा वह डिहाइड्रेट था, कमजोर था, लेकिन शारीरिक रूप में ठीक था। मानसिक रूप से उसे काउंसलिंग की जरूरत थी। समीर ने बताया कि उस रात जब वो फार्म हाउस के पीछे गया था, उसने ड्रोन देखा था। वो जमीन पर पड़ा था। जैसे ही उसने उठाया, उसे आवाज सुनाई दी, उसकी अपनी आवाज। वो आवाज के पीछे चला गया और फिर उसे कुछ याद नहीं, बस एक अंधेरा और उसमें दो आंखें हर समय उसे देखती रहती थी। उसने बताया कि उसके अंदर कोई और था, कोई जो उसके शरीर को चला रहा था। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। वो उसके अंदर बंद था और वो हर समय उससे कह रहा था, उन्हें ले आ, जंगल में ले आ। लेकिन समीर ने मना किया। तब उसने कहा, तो मैं खुद आ जाऊंगा। और वो आ गया। उस रात समीर का शरीर उठा, खिड़की खोली और जंगल की तरफ चल दिया। समीर अंधेरे से चीख रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। समीर अब ठीक है, दवाई ले रहा है, काउंसलिंग जा रहा है, वो नॉर्मल हो गया। हंसता है, बातें करता है और आप ही जाता है। हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।